चलो शुरू करें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस मैं सीए, सीएस और सीए में, जिसको पहले बेटा सीडब्ल्यूए कहा जाता था, मैं ये तीनों का सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये सिलेबस लॉ की डिस्कस की जा रही है, यानी लॉ के पेपर का डिस्कस किया जा रहा है। मैं सबसे पहले सीए का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं लॉ को लेकर, और ये सिलेबस बेटा मैं ओवरव्यू डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। देखो सीए में लॉ के पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। क्या नाम है बेटा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। इस पेपर को आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में बांटा गया है। आप इसे कह सकते हो बेटा पार्ट ए और आप इसे कह सकते हो पार्ट बी। ये जो पार्ट ए है इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट लॉ, और ये जो पार्ट बी है बेटा इसे कहा जाता है अदर लॉज। कोई शक इसमें? पक्का? जहां तक सवाल है कॉर्पोरेट लॉ का, ये कॉर्पोरेट लॉ बेटा आपके एग्जाम में आते हैं 60 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? और ये अदर लॉ जो है ये आता है 40 मार्क्स में। कितने मार्क्स में बोलो? 40 मार्क्स। कोई शक इसमें? पक्का? अच्छा, एक चीज और समझिए, आज के क्लास में अपने को सिर्फ करना है बेटा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी एक्ट 2013 बेसिकली ये जो चैप्टर है ये टोटल 470 सेक्शंस है इसमें। तो ये कॉर्पोरेट लॉ ये 60 मार्क्स में आता है। और अगर मैं बोलूं बेटा यहां पे कॉर्पोरेट लॉ, तो बेसिकली मैं यहां पे बात कर रहा हूं कंपनी एक्ट 2013 की। कॉर्पोरेट लॉ का मतलब कंपनी एक्ट 2013 तुम्हारे सिलेबस में है। और ये अदर लॉ जो है ये है बेटा 40 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 40 मार्क्स। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन में कि कंपनी एक्ट 2013 ये बेसिकली टोटल 470 सेक्शन अपने पास रखता है। कितने? कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शंस हैं। लेकिन सीए के इंटरमीडिएट लेवल पे ये टोटल 470 सेक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिर सर सीए इंटरमीडिएट में सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 148 तक बेटा तुम्हारे सिलेबस में दिए गए हैं। यानी 60 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 148 जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स के लिए है। और इस अदर लॉ में यानी 40 मार्क्स में आपको पढ़ना है बेसिकली 4 चैप्टर। कितने चैप्टर? 4। सबसे पहले आपको पढ़ना है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोग फाउंडेशन में होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 से लेकर 75 तक। यस नो? लेकिन इंटरमीडिएट में आपको सेक्शन नंबर 124 से लेकर 238 तक, जिसको कहा जाता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। हमारे देश में 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। दैट इज इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ये पांचों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है 40 मार्क्स में। ये आपका पहला चैप्टर है। आपका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या रिपीट करिए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जहां पे मैं आपसे बात करूंगा प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक या बाकी किसी हुंडीज वगैरह के बारे में। तीसरा चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू। मैं बोलता हूं हाउ टू रीड अ लॉ। लॉ पढ़ना सिखाता है यह चैप्टर आपको। और लास्ट में आपको एक चैप्टर मिलेगा जनरल क्लॉजेज एक्ट। क्या मिलेगा बेटा बोलो? 40 मार्क्स में सीए वालों को ये 4 पेपर पढ़ना है, ये 4 चैप्टर पढ़ना है। तो ये तो रहा आपका सीए का सिलेबस। किसका सिलेबस है बोलो? सीए के सिलेबस के बाद मैं मूव कर रहा हूं सीएस के सिलेबस की तरफ। किसके तरफ? मैं उम्मीद करता हूं कि ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। डन? जहां तक है बेटा सवाल सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस को लेकर, तो सीएस एग्जीक्यूटिव में लॉ के पेपर, यानी जो मैं पेपर आपसे डिस्कस करूंगा वो पेपर है बेटा कंपनी लॉ। क्या? इस कंपनी लॉ को बेटा 3 पार्ट में बांटा गया है सीएस वालों के लिए। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। इसको कह सकते हो पार्ट ए, इसे कह सकते हो पार्ट बी, और इसे कह सकते हो पार्ट सी। इन पार्ट के नाम लंबे लंबे हैं। क्या है? लंबे पार्ट। लेकिन सर अपने को लंबे नाम नहीं, हम हर पार्ट का एक शॉर्ट नाम डिसाइड करेंगे, नहीं तो सीएस वाले बच्चों को तकलीफ होगी। यस नो?
इसका जो पार्ट ए है आप उसे कह सकते हो कंपनी लॉ, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। और ये पार्ट बेटा सीएस वालों बच्चों को पढ़ना होगा 50 मार्क्स में। कितने पार्ट में बोलो? 50 मार्क्स में। इनका जो पार्ट बी है उसका नाम है बेटा कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ना है नालायकों 40 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 40 मार्क्स। और इनका पार्ट सी है जिसको मैं बोलता हूं कंपनी सेक्रेटरी चैप्टर। हालांकि ये पार्ट सी सच में सी ही है, लेकिन खैर इसको हम देखेंगे डिटेल में कि ये चैप्टर क्या है। ये कंपनी सेक्रेटरी का जो आएगा पार्ट सी, ये कितने नंबर में आएगा? अरे 50 और 40 90 दिख तो रहा है आपको, यानी ये 10 मार्क्स में। ये जो पेपर है ये कंपनी सेक्रेटरी के बच्चों के कंपनी लॉ का पेपर है। लॉक करें। इसके बाद आपका एक सिलेबस बचता है, वो किसका है बेटा बोलो? CMA। किसका? यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये CMA वाले बच्चे पहले CWA बोले जाते थे। क्या बोले जाते थे? कोई ऐसा बच्चा जो CMA का बैठा हो यहां पे? ओके, तो बेटा लिखना शुरू करिए। CMA वाले बच्चे ध्यान रखना नालायकों, तुम्हारे कोर्स का नाम CMA है, इंस्टीट्यूट का नाम अभी भी ICWAI है। इस बात को याद रखिएगा। मेरे साथ एक बच्चे से डिस्कशन हो रही थी, मैंने बोला बेटा तू कौन सा कोर्स कर रहा है? कह रहा है CWA। मैंने बोला कि नहीं बेटा तेरा कोर्स का नाम चेंज, तेरे सिलेबस कोर्स का नाम चेंज हो चुका है, अब इसको CMA कहा जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब अगले दिन पूछा मैंने कि इंस्टीट्यूट का नाम, तो कह रहा है ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आज भी ICWAI ही आपके इंस्टीट्यूट का नाम है। इसकी हेड ऑफिस बेटा कलकत्ता में है। एनीवे, CMA वाले बच्चों को जो लॉ का पेपर है उसमें हल्का फुल्का ड्रामा है। क्या है? ड्रामा। लेकिन आप चिंता मत करिएगा, जब तक मैं आपके साथ हूं ड्रामा नहीं होने दूंगा इस पेपर में। इस पेपर का नाम है लॉज एंड एथिक्स। पहले तो मुझे ऑब्जेक्शन है, और ऑब्जेक्शन क्या है मैं आपको बताऊंगा। CMA वाले बच्चे को यह पेपर 4 पार्ट में पढ़ना है। अच्छा, CA को कितने पार्ट में पढ़ना था? 2 पार्ट। CS वालों को, CMA वालों को 4 पार्ट में। इनका सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा बेटा कॉर्पोरेट लॉ का। किसका? फिर से रिपीट करो, कौन सा? कॉर्पोरेट लॉ का। कॉर्पोरेट लॉ इनसे पूछे जाएंगे 35 मार्क्स। आई अगेन रिपीट, ये कॉर्पोरेट लॉ कुछ नहीं, बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 है। बोलो हाँ है ना? उसके बाद इनके पार्ट बी जो आएंगे वो आएगा बेटा बेसिकली फॉर द कमर्शियल लॉ। हालांकि बेटा अगर मैं बात करूं आपसे तो कमर्शियल लॉ पार्ट ए है और ये कॉर्पोरेट लॉ पार्ट सी है, लेकिन मैं इसको सफलिंग जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके साथ सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉ वाला पोर्शन शुरू करूंगा, उसके बाद मैं कमर्शियल लॉ शुरू करूंगा, उसके बाद मैं लेबर लॉ शुरू करूंगा, इसलिए मैंने पहले नंबर पे कॉर्पोरेट लॉ लिखा है। ये कमर्शियल लॉ इनके एग्जाम में 30 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में? इसके बाद बेटा इनके सिलेबस में लेबर लॉज है। क्या है? ये लेबर लॉज इनके एग्जाम में आएंगे, वो आएंगे बेटा 25 मार्क्स। कितने? 25 मार्क्स में। ये काफी कुछ सिखाएगा बेटा लेबर लॉज। ठीक है, हम वहां पे बात फैक्ट्री एक्ट 1948, ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सब की बात हम करेंगे। और इनके लास्ट में एक पोर्शन आएगा दैट इज एथिक्स। कितने में आएगा एथिक्स ये? अरे कितने में आएगा? कितना काउंट करना है? 30 और 30 60, 5 65 और 25 90, तो फिर ये कितने में आएगा? एग्री विद मी? ये नालायकों तुम्हारा सिलेबस क्राइटेरिया है। मुझे ऑब्जेक्शन बेसिकली इसी पार्ट से है, एथिक्स पार्ट से हमेशा से मेरा ऑब्जेक्शन रहा है इंस्टीट्यूट से। उसके पीछे का एक रीजन है बेटा, जब आप लोग CMA फाउंडेशन किए होंगे ना, तो वहां भी आपका एक चैप्टर होगा एथिक्स जो आप छोड़ के गए होंगे एग्जाम देने। यस और नो? अच्छा, फाउंडेशन से डायरेक्ट एंट्री हो आप लोग, ठीक है। जितने भी बच्चे ये फाउंडेशन के थ्रू आए हुए हैं, फाउंडेशन में उनका एक पेपर था बेटा, लास्ट चैप्टर एथिक्स का। ट्रस्ट मी, एग्जैक्ट वो चैप्टर कॉपी फॉरवर्ड किया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है। तो मेरा यही कहना था इंस्टीट्यूट से कि यार 10 नंबर आपने खराब क्यों किया? ये जो 35 नंबर में आप बच्चों को कंपनी लॉ पढ़वा रहे हो ना, आप प्लीज इसको 45 नंबर कर देते।
मैंने इसको लेकर न जाने कितनी बार इंस्टीट्यूट को मेल भेजा है, लेकिन बेटा कोई जेन्युइन रिस्पॉन्स आज तक नहीं आया। या तो बच्चों को आप फाउंडेशन से एथिक्स का पेपर निकाल दीजिए, और नहीं तो अगर आपने एथिक्स का पेपर फाउंडेशन में दिया है तो प्लीज आप इसको इंटर में रिपीट मत करिए। ये मेरा मानना है, हालांकि खैर अपना अपना प्रिजम्पशन हो सकता है। ये सिलेबस ओवरऑल डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं अब फाइनली अपने लॉ के क्लास के तरफ। तो पहले तो आप लोग मुझे रिपीट करो, क्या पढ़ने आए हो तुम? लॉ पढ़ने आए हो। मेरे बारे में मैक्सिमम चीजें आप जान चुके हो, अगर आप नहीं जाने हो तो धीरे धीरे जान जाओगे, धीरे धीरे आप जान जाओगे। हालांकि मेरा नाम प्रकाश पांडे है, बाय क्वालिफिकेशन मैं कंपनी सेक्रेटरी, LLB, MCOM एंड PGDIPR हूं, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। LLM स्पेशलाइजेशन इन कॉर्पोरेट लॉ मेरा भी चल रहा है, जिसके 3rd सेमेस्टर में मैं हूं। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। लेकिन जानते हो मेरी इंट्रोडक्शन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर आप मेरे पास पढ़ने आए हो, जिसका नाम है लॉ। दिक्कत देखो बेटा क्या है बच्चों के साथ, जब आप मेरे साथ लॉ पढ़ोगे ना, आई रिपीट, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस करूंगा आपके साथ, क्योंकि लॉ माइनस एनालिसिस इज इक्वल टू नथिंग रेदर देन इंग्लिश। मैं हमेशा से बोलता हूं कि लॉ पढ़ते टाइम अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने पूरी जिंदगी सिर्फ इंग्लिश पढ़ा है। अगर लॉ में एनालिसिस नहीं होती तो फिर यह लॉ कुछ नहीं होता सिवाय इंग्लिश के। फिर एक लॉयर, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट से अच्छा लॉ एक इंग्लिश की मैम पढ़ा रही होती, क्योंकि आपसे अच्छा इंग्लिश तो उनको आता है। लेकिन एक इंग्लिश की फैकल्टी लॉ सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा सकती क्योंकि याद रखिए वहां पे होता है बेटा एनालिसिस। क्या होता है? जब लॉ आप मेरे साथ शुरू करोगे मैं बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एक सेक्शन में आप देखोगे कि मैं एक एक सवा 1.5 घंटे लूंगा आपसे कंपनी लॉ पढ़ाते टाइम। एक से एक चार्ट एनालिसिस, बेयर एक्ट लैंग्वेज, हम हर चीज देखेंगे। बच्चे ये सब कुछ कंप्लीट जब कर लेते हैं और जब वो सोसाइटी में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड लॉ। और जब उनसे पूछा जाता है ना कि लॉ का मतलब आप क्या समझते हो, तो बेटा वो अपनी जोमेटो वाली स्माइल देना शुरू कर देते हैं। जो जोमेटो की स्माइल एक बार वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, मैंने क्लास में दिखाया भी था आपको। बच्चे सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि लॉ क्या होता है। मेरे ही आपसे कुछ सवाल हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लॉ क्या होता है। तुम जब तक कुछ बोलने की कोशिश करते, मैं तुरंत अपना क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, मैं बोलूंगा एक्ट क्या होता है। तुम कुछ बोलने की कोशिश करोगे, मैं तुरंत चेंज कर दूंगा रूल्स क्या होता है। तुम कुछ बोलने की कोशिश करोगे, मैं तुरंत बोल दूंगा जजमेंट क्या होता है। तुम कुछ बोलते, मैं ये बोल दूंगा ये कौन बनाता है, कैसे बनता है, क्या फर्क है इनमें। ये वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जो तुम्हारी नींव तैयार करती है। याद रखिएगा, घर मजबूत उतना ज्यादा होता है जितना मजबूत उसकी नींव होती है, फाउंडेशन होता है। आज की क्लास मैं बिल्कुल भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा आपके साथ, क्योंकि आप पहली बार ये क्लास मेरे साथ अटेंड करने आए हो। मैं आपके साथ सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं कि लॉ है क्या, लॉ कौन बनाता है, लॉ हमारे देश में कितने तरीके के होते हैं, और उसके अलावा लॉ मेकिंग अथॉरिटी हमारे देश में कौन है, और लॉ बनाने का ओवरऑल प्रोसेस क्या है। मेरी पूरी आज की क्लास सिर्फ ये 4 टॉपिक पर डिपेंड है। लॉ है क्या, लॉ कितने तरीके का होता है, लॉ बनाता कौन है, और लॉ बनाने के बेटे प्रोसेस क्या है। लेट मी कन्फेस फर्स्ट दिस, ये मुझे एक्सेप्ट करने दो कि हां ये बात सही है कि आपके एग्जाम में ये सिलेबस में नहीं है। चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीए में हो, आपके एग्जाम में कतई ये क्वेश्चन नहीं आने वाला कि लॉ से आप क्या समझते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके सिलेबस में ये जो 100 मार्क्स का पेपर है ना, ये पेपर आपके साथ खेल जाएगा अगर आपने ये इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ मेरे साथ कंप्लीट नहीं किया तो। कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस चैप्टर का पढ़ने का जब तक आप मेरे साथ इस टॉपिक को ना क्लियर कर लो कि लॉ क्या होता है, कितने तरीके का है, ओवरऑल एनालिसिस, बेसिक फाउंडेशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ द लॉ। आज की पूरी क्लास बेटा मैं उसी पे लूंगा, और नेक्स्ट क्लास आपके सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ में डिस्कस करूंगा, शुरू करूंगा। लॉक करे क्या? बहरहाल मैं आता हूं अपने मुद्दे पे। मेरे को बेटा आपके साथ शुरू करना है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। इस इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ को मैं कोई चैप्टर का नाम नहीं दे रहा,
चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2, क्योंकि ये चैप्टर तो है ही नहीं, तो मैं नाम देकर क्या करूंगा। लेकिन आपके सिलेबस के किसी भी चैप्टर को समझने के लिए दिस वुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में तारीफ जितनी ज्यादा करूं उतना ही कम है, याद रखिए। ये इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ जब मुझे आपको समझाना है तो मेरे पास दो तरीका है बेटा। एक तो मैं जैसे आपको सिलेबस डिस्कस किया था वैसे इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ में आपसे लिखते हुए समझाते हुए आगे बढ़ जाऊं, या मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं आपके सामने कुछ हैंड रिटन नोट्स शो कर दूं। मैंने आज क्लास के लिए ये दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को मैंने प्रेफर किया है। मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, और मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा बेटा। और जितने भी बच्चे ये YouTube पे लेक्चर देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में या टेलीग्राम चैनल पे विद्यास्थल का मैं इस पूरे PDF को अपलोड भी कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन क्लास वाले बच्चे इसको लिखेंगे और मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा समझाने के बाद। यस और नो? मैंने बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस को साइड किया है, बहुत बेसिक बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लॉक करें, मेरे साथ शुरू करिएगा धीरे धीरे। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ अपने को समझना है। इस इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ में मैं आपसे 4 चीजों के बारे में आज बात करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बेटा आपसे मीनिंग ऑफ लॉ के बारे में। फिर उसके बाद बात करूंगा लॉ कितने तरीके के होते हैं हमारे देश में। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि हमारे देश में आखिर कानून बनाता कौन है। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर कानून बनाता है तो यह कानून बनता कैसे है। अगर आपने ये 4 बातें सीख ली, ट्रस्ट मी, मेरे साथ लॉ पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाओगे। और याद रखिए आज के दिन को, और याद रखिएगा जिस दिन आप मेरे साथ ये बैच को कंप्लीट करके जाओगे। आई रिपीट, आज का दिन जब ये बैच मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं, और उस दिन को याद करिएगा जिस दिन आप यहां से कंप्लीट करके बैच को जा रहे होगे। आप में मैं एक ड्रास्टिकल चेंज ला के दूंगा। क्या? ये मेरा वर्ड, ये मेरा वादा है आपसे। वो चेंजिंग आपको दिखेगी जिस दिन आप यहां से निकलोगे, और उसी की तैयारी आज की क्लास में की जा रही है। लॉक करें? पक्का सर? मेरे साथ शुरू करिए। सबसे पहला टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ लॉ। क्या बेटा? सभी लोग हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ लॉ। मीनिंग ऑफ लॉ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप लॉ के बारे में मुझे बाद में बताइएगा। मुझे पता है सर, आप एक हमें सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन दे दोगे लॉ को लेकर, लेकिन लॉ की आखिर हमारे देश में जरूरत क्या है? क्यों लॉ आया हमारे देश में? लॉ अगर नहीं होता तो क्या हो जाता? मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू क्रिएट करना चाहता हूं। उसके बाद बेटा मैं मैच करा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। आज हमारे देश में अगर लॉ नहीं होता तो निर्भया के दरिंदों को फांसी की सजा नहीं हो पाती। हमारे देश में लॉ ही है जो जैसिका लाल मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा भेजा है उसके दरिंदों को। यह लॉ का ही कारण है जिसके कारण आज विजय माल्या देश छोड़ के भगा हुआ फिर रहा है, एक रेपुटेड बिजनेस पर्सनालिटी होने के बावजूद भी। नीरव मोदी हमारे देश में घुसने में डर रहा है, यह लॉ का ही कारण है। मैं और भी आपको एग्जांपल दूं तो मैं दूर नहीं जाना चाहता। आप राज कुंद्रा को देखिए, शिल्पा शेट्टी एंड फैमिली, इनकी फट के हाथ में आ गई है ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, वो है कानून, लॉ। आपने देखा होगा सर कि कहा जाता है कि सर हमारे देश में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। ये लॉ की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होगी कि लॉ बेसिकली है क्या। मैं आज का ही अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूं आपसे, और ये जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि ये एग्जांपल आप भी सेट करने लगोगे जैसे ये हम लॉ में कुछ आगे तक बढ़ेंगे। मैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए पीतमपुरा से आ रहा था, क्योंकि पीतमपुरा में मेरी मॉर्निंग की क्लास होती है। यहां के आने के लिए मुझे शास्त्री पार्क से चेंज करना पड़ता है। मैं वहां पे आया तो कैब वाले से मैं बात कर रहा था, तो मैंने मास्क नीचे करी बात करने के लिए, सुन नहीं पा रहा था। बगल में पुलिस वाले खड़े थे, वो ध्यान रखना ये प्राइवेट वाले नहीं, प्रॉपर पुलिस की जिप्सी थी, शास्त्री पार्क थाना था। आज की ही बात है। उन्होंने मेरी पिक्चर स्नैप ले ली उसने, और उसने कहा कि चालान दे। क्या बोला? रिपीट करिए इस वर्ड को, चालान दे। उसने ये वर्ड बोला।
मैंने तुरंत रिपीट किया, तेरे को नहीं दूंगा। क्या तेरे को मैंने बोला? उसने बोला तमीज से बात कर। मैंने बोला तू तमीज से बात कर। तो उसने बोला कि चालान दीजिए। मैंने बोला कि नहीं। फिर हमारी बहस हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने वायलेशन ऑफ लॉ नहीं किया है। मास्क को पहनना डज नॉट मीन खाना खाते टाइम मास्क में छेद कर लेना कि हां मैं खाना यहीं से खाऊंगा, लेकिन मास्क मेरे नाक पे लगा हुआ है। मुझे लॉ पता है। लॉ, क्योंकि मुझे छोटी मोटी लॉ की बारीकियों के बारे में पता है, इसलिए मेरे साथ चीट तो नहीं किया जा सकता। बाद में उसने अपनी डायरी निकाली और मेरे को धमकाने की कोशिश की कि मैं FIR लिखूंगा। उसको मेरे बारे में कोई खास आइडिया नहीं थी। उसने मेरे को नाम पूछा। मैंने दिल्ली बार काउंसिल का अपना ID कार्ड, मैंने बोला कि लिख ले। जब मैंने दिल्ली बार काउंसिल की ID कार्ड उसके हाथ में दी तो बेटा वो हंसने लगा। कोई नहीं सर। उसने क्या बोला? क्या बोला उसने? ये कोई नहीं सर उसने बोला। और मैंने बोला कि सर हम लोग कानून को पालन करने वाले लोग हैं। तुम करप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन हम करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। बाकी मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं, हम लोग बात करेंगे फिर कभी और। ये कह के मैंने चल दिया। आपको लगता होगा कि सर आपने अपनी धौंस दिखाई। नहीं, मैंने धौंस नहीं दिखाई। मैं हमेशा एक स्टेटमेंट आपको बोलता हूं, ये जिंदगी भर स्टेटमेंट याद रखिएगा। लोग कहते हैं एजुकेशन गिव्स पावर। ये लोग कहते हैं ना, कहते हैं लोग एजुकेशन आपको पावर देता है। मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं इससे बढ़ के एक बात बोलता हूं। क्या? लॉ itself is a power. एजुकेशन आपको पावर देता है, इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन लॉ अपने आप में ही पावर है। यह बात समझ लीजिएगा। अगर आपके पास लॉ की ऑथेंटिसिटी की नॉलेज है ना, इस दुनिया पे राज करोगे तुम। भले तुम किसी के दिल पे राज कर पाओ या ना कर पाओ, दुनिया पे तो जरूर राज कर जाओगे। इस बात को याद रखिएगा। मैं इसी लॉ के बारे में आज से अपनी आपके साथ जर्नी को शुरू कर रहा हूं, और इस जर्नी में मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है। हमारे देश में बेटा पहले सिचुएशंस आती हैं, या उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे देश में पहले लॉ आता है। यानी हमारे देश में पहले सिचुएशन अराइज होता है, उसके बाद लॉ आती है, या हमारे देश में पहले कानून बना दिया जाता है, उसके बाद उस सिचुएशन को उसके हिसाब से कैरी ऑन किया जाता है। क्या कहते हो? पहले सिचुएशन या पहले लॉ? अच्छा, इस कंक्लूजन पे हम लोग बाद में आएंगे। मेरा आपसे कुछ सवाल है। पहले बेटा मोटर व्हीकल एक्ट आया होगा हमारे देश में, या पहले व्हीकल्स आई होंगी? पहले हमारे देश में ह्यूमन बॉडी आया होगा, या पहले हमारे देश में इंडियन पिनल कोड में रेप का डेफिनेशन दिया गया होगा? हमारे देश में पहले मर्डर को लेकर कानून बना, या हमारे देश में पहले मर्डर होनी शुरू हो गई होंगी? एक बात याद रखिएगा, हमारे देश में पहले सिचुएशंस अराइज होती हैं। वो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए, सरकार इसका वेट करती है। लेकिन जब रायता ज्यादा फैल जाता है, पानी सर के ऊपर से बहने लगे, तो वहां पे हमारे देश की सरकार एक डंडे के थ्रू सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। रिपीट करिए, किसके थ्रू? डंडे के थ्रू। दैट डंडा इज नथिंग बेसिकली कॉल्ड एज लॉ। दैट डंडा इज नथिंग बेसिकली कॉल्ड एज। देखो, वैसे तो लॉ का डेफिनेशन बेटा हमारे देश में बहुत है, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ लॉ इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द सर्कमस्टांसेज एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी चेंज। लॉ का कोई फिक्स डेफिनेशन आज तक दे ही नहीं सकता, क्योंकि लॉ का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेज और सोसाइटी की नीड्स चेंज होती है, याद रखिएगा हमारे देश में लॉ का डेफिनेशन भी सिमिलरली चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल, पहले हमारे देश में ट्रिपल तलाक ये लीगल था, आज ये इलीगल है। हमारे देश में अडल्ट्री 497 इंडियन पिनल कोड में पहले इसके मुकदमे हो जाते थे। आपको पता है अडल्ट्री का मतलब क्या होता है? आप एडल्ट्री को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इंडियन पिनल कोड आप इस तरीके से समझिए एडल्ट्री को। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड बेसिकली एडल्ट्री। किसकी बंदी है ये? ब्लू वाले की, ब्लैक वाले की? ब्लू वाले की। लेकिन किसके हाथों में हाथ है इसका? सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड पहले इसको पनिशेबल ऑफेंस कहता था।
आप अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो किसी मैरिड वुमेन के साथ, भले ही आप उसके कंसेंट के साथ क्यों नहीं कर रहे हो, उसका हस्बैंड आपके ऊपर 497 का मुकदमा कर सकता था। यह हमारे इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 497 कहता है मैरिड वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जा सकता, भले उसमें लेडीज का कंसेंट क्यों ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे देश में कंसेंसुअल सेक्स किसी के साथ भी किया जा सकता है। वो बात अलग है कि हस्बैंड उस लेडी के साथ तलाक ले लेगा, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसका मतलब 497 पहले इलीगल था, अब लीगल है। तो लॉ का कोई फिक्स डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकता। सोसाइटी जैसे चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस जैसे चेंज होते हैं, याद रखिएगा लॉ सिमिलरली चेंज होते रहता है। तो जब लॉ चेंज होते रहता है तो डेफिनेशन कैसे फिक्स दे सकता हूं मैं? कम ऑन, यस नो? बट सर फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे डेफिनेशन होने चाहिए ना कि अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय द वर्ड लॉ, तो मैं उसको बोल सकूं कि एक्चुअली लॉ है क्या। इसका कोई मेरे पास प्रॉपर डेफिनेशन जरूर होना चाहिए, यस नो? मैं आपके सामने यहां पे शो कर रहा हूं लॉ की कुछ डेफिनेशंस, सुनिएगा। जहां तक सवाल है बेटा मीनिंग ऑफ लॉ को लेकर, मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा है कि लॉ बेसिकली एक रूल ऑफ कंडक्ट है। सभी लोग रिपीट करो, क्या है बेटा? लॉ एक ऐसा रूल ऑफ कंडक्ट है बेटा जो डेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर बेटा सोसाइटी के द्वारा। रिपीट करिए, क्या? गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सोसाइटी के द्वारा। तो इस बात को याद रखिएगा, लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट विच आर बीइंग बेसिकली डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर बेटा सोसाइटी एट लार्ज। रिपीट करिए, सोसाइटी एट। इसका मतलब मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, हमारी रूलिंग पार्टी जो कानून बनाएगी वही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऐसा कहना गलत है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि सोसाइटी के कानून भी आपके ऊपर डेवलप किए जाते हैं। जैसे 9 बजे के बाद इस सोसाइटी में आना मना है, आपने देखा होगा, बाहर चिपका दिया जाता है। क्या आप चले जा सकते हो? क्या नहीं जा सकते आप। आपने देखा होगा बिना स्कूल यूनिफॉर्म के आपको स्कूल में एंट्री नहीं की जाती। क्या इसको लेकर हमारे पार्लियामेंट में कोई कानून बनाया गया है? ना, स्कूल ने डिसाइड किया। कोई बात नहीं, ये भी लॉ है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि लॉ हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ बनाई जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी के द्वारा भी हमारे देश में कानून को क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। लॉक करें? पक्का? आगे सुनिए। हां जी, तो ये क्या है बेटा? लॉ एक रूल ऑफ कंडक्ट होता है जो डेवलप किया जाता है किसी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी सोसाइटी के द्वारा ओवर अ सर्टेन टेरिटरी। रिपीट करिए, क्या? ओवर अ सर्टेन। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों सर्टेन टेरिटरी पे ही लॉ अप्लाई होता है। देखो बेटा, आप कोई ऐसा लॉ हमारे सामने नहीं लेके आ सकते विच आर एप्लीकेबल होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड पे एप्लीकेबल होने वाला आज तक कोई कानून ही नहीं बना। आप बोलोगे सर इंटरनेशनल लॉ, सुनिए, इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। और इंटरनेशनल लॉ कौन कौन सी कंट्री पे अप्लाई होती है डिसाइड करने वाली कंट्री खुद है। अगर आप बोलोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की सारी पूरा विश्व मेंबर है, तो नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंटरनेशनल बॉडी है। तो क्या पूरे विश्व इसके मेंबर है? नहीं है, पूरे विश्व इसके मेंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आज तक कोई ऐसा कानून आया ही नहीं जो ऑल द टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड पे अप्लाई हो जाए। जब भी कोई कानून बनता है तो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी पे बनता है। दैट पर्टिकुलर टेरिटरी में बी इंडिया एंड मे बी अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री भी कानून एप्लीकेबल होते हैं। मैं बताऊंगा आपको इंडियन पिनल कोड, वो बेटा हमारे देश के बाहर भी अप्लाई होता है। अगर दुबई में कोई भारत का रहने वाला नागरिक अगर मर्डर कर देता है तो याद रखिए उसके खिलाफ भारत के कोर्ट में मुकदमा किया जा सकता है। इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। क्या कहा जाता है बेटा? अगर ऊपर वाला डेफिनेशन आपको लग रहा है टाइट, टफ, तो आप एक आसान डेफिनेशन यहां से ले सकते हो। मैंने यहां पे साफ साफ लिखा है बेसिकली लॉ रेगुलेट्स जनरल कंडीशन ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी। यह सबसे आसान डेफिनेशन मुझे लगता है। कोई भी अगर बोले तो तुरंत उसे बोल दो तुम कि लॉ रेगुलेट्स जनरल कंडीशन ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी। वो तुमसे बोलना ही बंद कर देगा। उसके बाद उसे लगेगा कि अच्छा बच्चा पढ़ने लिखने वाला है। यस नो? यह दूसरा डेफिनेशन है जो बहुत इजी डेफिनेशन है, जो कहता है कि लॉ जनरल कंडीशन ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी को रेगुलेट करता है। अब मेरी बात समझिए प्लीज। देखो बेटा, किसी भी पर्सन के 2 तरीके के लाइफ्स होती हैं, एक उसका पर्सनल लाइफ, एक उसका पब्लिक लाइफ। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि एक्सेप्ट द सर्टेन सर्कमस्टांसेस लॉ कभी भी आपके पर्सनल लाइफ को रेगुलेट नहीं करता, वो हमेशा आपके पब्लिक लाइफ को रेगुलेट करता है। आई रिपीट माई वर्ड, एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस।
मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, क्या इसको लेकर कोई कानून बनाया जा सकता है कि हमारे देश में 7 बजे के बाद सो के उठना इलीगल, फांसी की सजा? नहीं हो सकती सर। ये आप पब्लिक लाइफ को लेकर कानून बनाइए, आप किसी पर्सनल लाइफ को लेकर कानून नहीं बना सकते। एक टीचर का बिहेव क्लासरूम में कैसा होना चाहिए, इसको लेकर कानून बनाया जा सकता है, लेकिन उस टीचर का बिहेव उसके घर में कैसा रहना चाहिए, इसको लेकर आप कानून नहीं बना सकते, क्योंकि उसका पर्सनल लाइफ है। तो व्हेन आई सेड बेसिकली लॉ रेगुलेट्स जनरल कंडीशन ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी, तो जनरल कंडीशन का मतलब नालायक को पब्लिक लाइफ से है। पब्लिक लाइफ को रेगुलेट किया जाता है कि किसी भी पर्सन का पब्लिक लाइफ सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, उसको लेकर हमारे देश में कानून होता है। पर्सनल लाइफ को लेकर तीसरी बात आपको एक चीज और ध्यान दे देनी चाहिए। क्या सर? ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, बहुत लोग लॉ और एथिक्स को मिक्स करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इंटरचेंजेबली वो कहते हैं कि सर लॉ इज एथिक्स, एथिक्स इज लॉ। उसको मेरे को कहना है कि इतने कैसे गलत हो सकते हो आप? लॉ एथिक्स, एथिक्स लॉ, ये दोनों सेम नहीं होता, ये दोनों अलग होता है। कहा गया है लॉ शुड बी या लॉ शुड मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, क्या? रिपीट करिए। लॉ शुड मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वर्ड एथिक्स, क्योंकि एथिक्स का मतलब होता है एक ऐसा प्रिंसिपल जो बेटा डिसाइड करता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। याद रखिए, एथिक्स का काम है क्या चीज सही और क्या चीज गलत ये डिसाइड करना, लेकिन लॉ का काम यह नहीं है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है इसको डिसाइड करना। लॉ का काम यह है कि इफ इट इज प्रोहिबिटेड, और अगर कोई काम कर रहा है तो आप उसको पनिश करिए। सही और गलत ये डिसाइड करना कानून का काम नहीं है, डिसाइड करना एथिक्स का काम है। इट माइट बी पॉसिबल दैट सर्टेन एक्ट इज लीगल, स्टिल इट इज अनएथिकल। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं। इट माइट बी पॉसिबल दैट सर्टेन एक्ट इज लीगल, स्टिल इट इज अनएथिकल। यह बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ऐसे काम लीगल हो लेकिन वो अनएथिकल हो। और जब ऐसा है तो आप कैसे कह रहे हो कि एथिक्स और लॉ सेम है? और इसका एग्जांपल दूंगा तो थक जाऊंगा मेरे भाई, कि लॉ और एथिक्स में कहां कहां डिफरेंशिएशन होता है। आप अडल्ट्री का एग्जांपल लीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को जो अलाउड किया है 497 आईपीसी को, क्या आपको लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने लीगल तो कर दिया, बट क्या लगता है आपको एथिकल है ये? बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। बट अपने को कोई लेना देना नहीं। इफ इट इज लीगल देन इट इज अलाउड, इफ इट इज इलीगल देन इट इज नॉट अलाउड। आप उसमें इफ एंड बट कर ही नहीं सकते। रिपीट करिए, इफ एंड बट। और केवल अडल्ट्री के पीछे क्यों? मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा। लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया इज अलाउड। हमारे देश में बेटा लिव इन रिलेशनशिप अलाउड होती हैं। इसका मतलब लिव इन रिलेशनशिप एथिकल तो है। कम ऑन, रिपीट करो। क्या लगता है आपको? एथिकल है? बिल्कुल भी नहीं है सर। लिव इन रिलेशनशिप लीगल तो है बट ये कभी एथिकल नहीं है। मैं आपको और इसका एग्जांपल दे सकता हूं, आपको यह बात पता नहीं होगा, समझ लो। हमारे देश में अगर आप 16 इयर्स ऑफ एज से नीचे के गर्ल्स के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाते हो, रिपीट करो, क्या? 16 इयर्स ऑफ एज के नीचे के गर्ल्स के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाते हो, रिपीट करिए, कोई भी, आपने भले सामने वाले का कंसेंट क्यों ना लिया हो, स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज रेप। रेप का मुकदमा लगता है आपके ऊपर अगर 16 इयर्स से नीचे के गर्ल्स के साथ आपने फिजिकल रिलेशन बनाया तो। सर अगर एज 16 ईयर से ऊपर है तो नाउ कंसेंसुअल सेक्स इज लीगल, अगेंस्ट कंसेंट इट इज कंसिडर्ड एज रेप। अब मेरा सवाल है आपसे, 16 ईयर से नीचे के गर्ल्स के साथ फिजिकल रिलेशन आपने रेप कंसिडर किया, यानी आपने इलीगल की, लेकिन इसमें अनएथिकल क्या है अगर ये कंसेंट है तो? व्हाट इज इन अनएथिकल? अनएथिकल इसमें क्या है मेरे को बताना एक बार। कुछ भी नहीं। अनएथिकल क्या है? अगर कंसेंट सामने वाला दे रहा है तो इसमें अनएथिकल कुछ नहीं। अनएथिकल तो तब होगा ना जब मैं अगेंस्ट विश करूं कुछ, यानी यहां पे एक्ट इलीगल है बट याद रखिए कॉन्सेप्ट पूरा एथिकल है। मैं और एग्जांपल दे सकता हूं। अनमैरिड कपल स्टे इन ओयो, हमारे देश में लीगल है ना ये? रिपीट करिए, यस लीगल है। सर वो होटल में पुलिस छापा तो मारती है, याद रखिएगा उसके कुछ और कारण होते हैं। सिंगल बेसिस पे कि अनमैरिड कपल ओयो होटल में स्टे कर रहा है, उसके बेसिस पे कहीं भी छापा नहीं मारा जा सकता। आई रिपीट, ओपन टू द मंच कि ये छापा नहीं मारा जा सकता। हमारे देश में ओयो स्टे एकदम लीगल है।
अगर ऐसी कोई इश्यू आती है, जस्ट कॉन्टैक्ट विद मी, बैंड बजा के रख देंगे उस पुलिस वाले का, क्योंकि याद रखिए लीगल है ये। बट मेरा सवाल है आपसे, लीगल तो है बट क्या ये एथिकल है? नहीं, एथिकल नहीं है। इसका मतलब लॉ एंड एथिक्स में मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करूं तो पागल हो जाऊंगा मैं डिफरेंस क्रिएट करके। बहुत सारे डिफरेंस है। एक्ट इज मे बी एथिकल, नॉन एथिकल, इन स्पाइट ऑफ दैट इट मे बी लीगल और इलीगल। यस नो? मैंने आपको एथिक्स और लॉ में बेटा कुछ डिफरेंस भी मैंने क्रिएट की है, ये सब आप लिखते भी चलिए साथ साथ। मेरे दिए गए एग्जांपल के थ्रू अगर आप देखोगे तो कहा गया कि देखो भाई, एथिक्स डू नॉट हैव बाइंडिंग नेचर। देखो बेटा, हमारे देश में एथिकल कॉन्सेप्ट का बाइंडिंग नेचर नहीं होता नालायकों। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे प्रूव कर रहा हूं। लव द चाइल्ड एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। बच्चों को प्यार करो, बड़ों को आदर दो। ये लॉ है, एथिक्स है? मैं तो बेटा रैप्टा खींचता हूं। बच्चा है, मैं रैप्टा खींचूंगा। कोई बुढ़ा है, मैं बदतमीजी से बात करूंगा। मेरा सवाल, क्या तुम मुझे जेल में भेज दोगे? नहीं। याद रखना, एथिक्स का बाइंडिंग नेचर नहीं होता। सोसाइटी आपको डिसरिगार्ड कर सकती है, लेकिन लॉ आपको, कानून आपको पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि एथिक्स का बेटा बाइंडिंग नेचर नहीं होता। लेकिन नालायक को याद रखना, लॉ का बाइंडिंग नेचर होता है। दूसरा डिफरेंस, अगर आप एथिक्स का वायलेशन करते हो, किसी भी तरीके की पनिशमेंट आपको नहीं दी जा सकती। लेकिन नालायक को, अगर तुम लॉ का वायलेशन करते हो तो याद रखिए, पनिशमेंट आपको झेलनी पड़ेगी। यस और नो? यस और नो? तीसरा डिफरेंस, एथिक्स को आप लोग कह सकते हो बेटा कि सर ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है, एक ऐसी गाइडलाइंस जो सही और गलत को क्या करती है? डिफाइन। लेकिन जो लॉ होता है सर, वो होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होता है? रूल्स एंड, जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस का होता है बाइंडिंग नेचर। क्या होता है बेटा? और इसका गाइडलाइंस का होता है नॉट बाइंडिंग नेचर। मुझे लगता है कि लॉ के बारे में ओवरऑल आइडिया तो आपको लग चुका है। कम ऑन, यस नो? यस नो? 100%? इस 3 पॉइंट के बाद बेटा आपको समझ आ चुका होगा कि लॉ का मतलब क्या है। कंक्लूजन दूं? जल्दी करो बेटा, नोट डाउन करो इसे। बाइंडिंग नेचर मतलब बेटा पनिश किया जा सकता है, मैंडेटरी एक्ट है ये। हाँ हाँ, बाइंडिंग नेचर। बेटा देखो, इसमें एक बात और मैं बोल सकता हूं कि एथिक्स वॉलंटरी होता है। क्या होता है? लेकिन नालायको लॉ जो होता है वो मैंडेटरी होता है। क्या होता है? बोल लो। पक्का? ओके, लिख लिया आपने? कुल मिला जुला के बात यही आती है। अच्छा, स्मार्ट बच्चे जो है ना, वो मेरी बात सुनते भी रहेंगे, धीरे धीरे चार्ट भी खींचते रहेंगे, ताकि आपका टाइम कम लगे। देखो बेटा, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रही है, तो मैं अगर ज्यादा टाइम आपको लिखने के लिए दूंगा ना, तो ये जो बच्चे ऑनलाइन इसको देखेंगे वो बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे ना साथ साथ। यस और नो? नालायक, ये फिल्म नहीं चल रही कि कट करते रहे यहां पे। मूवी शुड बी विदाउट एनी कट। यस नो? लॉ के मीनिंग को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं किसके तरफ? काइंड्स ऑफ लॉ की तरफ। बच्चा कह रहे ठीक है सर, मैं समझ गया कि लॉ का मतलब आखिर होता क्या है, तो फिर आप हमें यह बताइए ना कि हमारे देश में लॉ कितने तरीके के होते हैं। तो लॉ कितने तरीके के होते हैं बेटा, इसको भी समझाने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं लॉ कितने तरीके के होते हैं ये समझाने का, लेकिन मेरा तरीका एक अलग तरीका है। यह तरीका आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, यह मेरा खुद का निकाला हुआ तरीका है। क्योंकि देखिए सर, आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो यहां से बनना नहीं है ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि मैं आपको कैसे भी करके नॉलेज दे दूं काइंड्स ऑफ लॉ को लेकर। तो मेरी बात आज के बाद याद रखिएगा, वैसे तो लॉ बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ब्रॉडली, कम ऑन रिपीट करिए, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड ब्रॉडली? मोटा मोटी। क्या? मोटा मोटी। ब्रॉडली लॉ को बेटा क्लासिफाई किया जा सकता है 2 तरीके में।
ब्रॉडली लॉ में भी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। हमारे देश में बेटा कानून को दो तरीकों में बांटा जा सकता है, एक को कहा जाता है नेशनल लॉ और दूसरा होता है बेटा इंटरनेशनल लॉ। कम ऑन रिपीट करिए फिर से, नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। जैसे मैंने वर्ड बोला ना नेशनल लॉ, आपको यह बातें समझ आ गया होगा कि सर नेशनल लॉ इज अ लॉ विच आर एप्लीकेबल विद इन द कंट्री। कम ऑन रिपीट करिए इस वर्ड को, विद इन द कंट्री। एक ऐसा कानून जो सिर्फ उसी देश में अप्लाई होता है जिस देश में उसको इनेक्ट किया गया था, इसे बेटा क्या कहते हैं, नेशनल लॉ। नेशनल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक लॉ। क्या कहा जाता है बेटा इसे? कहा गया कि नेशनल लॉ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको एप्लीकेबल किया जाता है विद इन पर्टिकुलर नेशन। क्योंकि बेटा ये विद इन पर्टिकुलर नेशन अप्लाई होता है, इसीलिए नालायको इसका नाम डोमेस्टिक लॉ भी है। इसको एक नाम और दिया जाता है, लॉ ऑफ नेशन। क्या कहा जाता है? ये इसका तीसरा नाम है, बट फिलहाल मैंने दो ही नाम लिखे हैं यहां पे। लेकिन जहां तक सवाल है इंटरनेशनल लॉ को लेकर, लिखो डन। सुने प्लीज, जहां तक सवाल है बेटा इंटरनेशनल लॉ को, यह देख के ही आपको लग गया होगा कि सर इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली अ लॉ। रिपीट करो, क्या? इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली अ विच आर एप्लीकेबल बिटवीन टू और मोर कंट्री। व्हाट आई यूज द वर्ड? इस बात को याद रखना बेटा, मैं बिल्कुल भी यह बात नहीं कर रहा कि विच आर एप्लीकेबल इन ऑल द कंट्रीज ना, विच इज एप्लीकेबल बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। दैट मोर कंट्रीज में भी 3 कंट्री, दैट मोर कंट्रीज में भी 30 कंट्री, दैट्स मोर कंट्री में भी 90 कंट्री। बट याद रखिए, इट कैन नॉट बी सेड ऑल कंट्री, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग सिर्फ उसी कंट्री पे होता है जो कंट्री उस लॉ का मेंबर होता है, उस लॉ का। जैसे बेटा WHO, मैंने एग्जांपल भी लिखा है, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एप्लीकेबल है, बाइंडिंग है बिटवीन 2 या 2 से ज्यादा कंट्री। जैसे बेटा आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक, सुना है ना? आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कोविड ने तो सबकी ले रखी है, उसमें तो WHO का नाम सब लोगों ने सुना होगा, यस नो? आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। न जाने कितने करोड़ रुपए का लोन दिया इसने पाकिस्तान को, और लिख के ले लो, पाकिस्तान इसे कभी वापस नहीं कर पाएगा। क्योंकि देख बेटा उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक हैंडपंप का, वो भी सनी देओल ने उखाड़ ली थी गदर में। उनके पास वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उनके पास एक ही चीज है, वो है बंदूक, कांटा, वो छोटे बम। वो बेटा खुद ही बनाते हैं, खुद में ही फट के सब काम खुद में ही कर लेते हैं, खुद पे बना के खुद पे ही टेस्ट भी कर लेते हैं, सब काम उनका हो जाता है। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नहीं सुना ना? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम बेटा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तुम बोर हो जाओगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में मैं आपको किसी दिन डिटेल बता दूंगा, मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं। आपने कुलभूषण जाधव का केस सुना है क्या? कुलभूषण जाधव, कुलभूषण जाधव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस समय बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया था। बेटा ध्यान रखिएगा, हमारे देश का एक नेवी ऑफिसर जो बॉर्डर पे काम कर रहा था, पाकिस्तान वालों ने आए और उसको बेचारे को किडनैप करके अपने देश में लेके गए और जासूसी का मुकदमा चलाया, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को, यानी हमारे नेवी ऑफिसर को, ऑनरेबल फांसी की सजा सुना दी। क्या सुना दी? ध्यान रखिएगा, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर कंट्री को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैंडल करता है। अब मेरा सवाल है आपसे, ये जो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है कुलभूषण जाधव का भारत का, क्या लगता है ये केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चलाया जाए ना? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चलाओगे, पाकिस्तान वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे देश की कोर्ट है। तो तुम्हें क्या लगता है इस केस को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में चला जाए? हम उनकी नहीं सुनते, उनके कोर्ट की क्या सुनेंगे? यस और नो? ऐसे ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारे देश में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है। और ये जाके आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप यूट्यूब पे जाके डालिएगा कुलभूषण जाधव केस।
इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत लेकर गया था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारा। बाद में उसने हाथ भी धो लिया कि अबे यार ये किसके मुंह पे मैंने तमाचा मार दी, हाथ धो लो, इसके मुंह तो तमाचा मारने लायक भी नहीं है। ये बकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला था और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्टे ऑर्डर लगा दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। यानी कुलभूषण जाधव का जो फांसी का सजा होना था अभी वो रोक दिया गया है। और भारत की तरफ से कुलभूषण जाधव का वकील पता है कौन है? इस आईसीजे में कुलभूषण जाधव के केस को फाइट करने वाला भारत की तरफ से एक ऐसा नाम जिसके नाम लेने से पहले तो मैं 100 बार कान पे हाथ लगाता हूं, हरीश साल्वे साहब। हरीश साल्वे हमारे देश के सबसे ज्यादा कॉस्टलियर एंड द वेल रिपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल लॉयर है हरीश साल्वे। ये बाई क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इन्होंने बाद में एलएलबी किया, उसके बाद बेटा इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के मेंबरशिप को सरेंडर किया और वकालत के पेशे में आए। हमारे देश के हाईएस्ट पेड लॉयर हैं ये। और इन्होंने इस केस को फाइट करने के लिए पता है कितने रुपए लिया था? 1 रुपए। कितना? जिस हरीश साल्वे साहब की फीस, ये गूगल पे टाइप करिएगा आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा। 1 रुपए लिया था इन्होंने इस केस को फाइट करने के लिए। जिस हरीश साल्वे साहब की केस पर हियरिंग, आई एम नॉट सेइंग पर केस, पर हियरिंग, एक बार कोर्ट में पैर रख दें 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए है। उन्होंने इस केस को 1 रुपए में लड़ा था। एनीवे, ये सब इंटरनेशनल लॉ है। क्या है बेटा? अब जहां तक सवाल है नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ को तो मैंने यहीं पे आपको खत्म कर दिया कि एक ऐसा लॉ होता है जो 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में एप्लीकेबल होता है। लेकिन नेशनल लॉ जो एप्लीकेबल होता है बेटा विद इन कंट्री। अब विद इन कंट्री अप्लाई होने वाले हमारे देश में लॉ बेसिकली मोटे मोटी 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ, तीसरा क्रिमिनल लॉ। ये वो लॉ है बेटा जो हमारे देश में ही एप्लीकेबल होते हैं। कम ऑन रिपीट करिए, क्या? हमारे देश में एप्लीकेबल होते हैं, बट इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बाद सिविल, उसके बाद, अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तो आपने सुना ही होगा, भारतीय संविधान। रिपीट करो, क्या? भारतीय। आइए इसके बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेटा ये भारतीय संविधान इसका दूसरा नाम है और इसको फादर ऑफ ऑल लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे देश में जितने भी कानून हैं उनकी ओरिजिन सिर्फ एक ही जगह से हुई है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं होता तो शायद आप इस लॉ की क्लास में नहीं बैठे होते, शायद ये कंपनी लॉ नहीं आ पाती, शायद ये कोई भी कानून हमारे देश में एप्लीकेबल नहीं हो पाता अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं रहता हमारे देश में। तो एक बात और समझिएगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बेटा कहा जाता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये भारत का संविधान है। सीएस वाले बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है बेटा, आपके सिलेबस में है, मैं ही पढ़ाता हूं। ये लूंगा आपसे प्रॉपर 22 से 23 घंटा इस चैप्टर को पढ़ने में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, डिटेल में देखेंगे हम वहां पे। इसको सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया भी कहा गया है। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है? इसका एक लॉजिक आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल 13 किसका बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वहां पे छुपा हुआ है। जब आप भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 13 को पढ़ते हो तो वहां पे कहा गया है कि एनी लॉ, आई रिपीट माई वर्ड, एनी लॉ विच इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। हमारा देश का कोई भी कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट चला गया, फंडामेंटल राइट के वायलेशन में चला गया, याद रखिए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहा जाता है एंड दिस विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। इसका मतलब हमारे देश का कोई भी कानून ये संविधान के दायरे में होगा, इसके अगेंस्ट में, ये बात आर्टिकल 13 में लिखी गई है। तो जब अगेंस्ट में नहीं जाएगा इसका मतलब हमारे देश का चौधरी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब चौधरी है यानी सुप्रीम है ना? यस नो? दो चीज है इंटरेस्टिंग है, हमारा देश का संविधान बेटा बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमारे देश में इसको एप्लीकेबल किया गया 26 जनवरी 1950 को। नालायको इसीलिए क्योंकि हमारा देश का संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे देश में लॉ डे मनाया जाता है बेटा, कानून दिवस, वो मनाया जाता है कब? 26 नवंबर 1949। लेकिन हमारे देश में रिपब्लिक डे मनाया जाता है कब? कब मनाया जाता है? यस, 26 जनवरी 1950। अब इसका मतलब ये मत समझना कि 1950 में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, अब नहीं मनाया जाता।
ये मैं नहीं सिखा रहा। यानी 1950 में इस संविधान को फाइनली पब्लिक पे एप्लीकेबल कर दिया गया था, तो उस दिन बेटा रिपब्लिक डे है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हल्का फुल्का आपको आइडिया। सवाल है कि सर सिविल लॉ क्या है, तो अब मेरी बात समझिए। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ समझाने से पहले मैं आपके मन में बेटा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। रिपीट करिए, क्या देना चाहता हूं? देखो साहब, इस पूरे टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा तो आप अपने दिमाग के किसी कोने में एक एग्जाम्पल सेट करके रखिए। सुनिए, मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर श्याम ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, यह सिविल लॉ है, यह सिविल ऑफेंस है। मैंने किसी लेडीज के साथ शादी की, मैं उसको तलाक दे रहा हूं, यह सिविल मामला है। मेरे पापा और मेरे चाचा में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, यह सिविल मामला है। लेकिन रेप, डकैती, किडनैपिंग, मर्डर, एब्डक्शन, इंडियन पिनल कोड 1860, हमारे देश में एक आईपीसी कानून है, उसमें 511 सेक्शन है। कितने बेटा? 511। हर एक सेक्शन अपने आप में क्राइम है। कम ऑन, रिपीट करिए, हर एक सेक्शन अपने आप में। मैं आपको यह नहीं सिखा रहा कि केवल आईपीसी में दिए गए चीज ही क्राइम है ना, आईपीसी के अलावा भी बहुत सारी चीजें क्राइम है, लेकिन इंडियन पिनल कोड में दी गई सारी चीजें क्राइम है। क्या है? उसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं क्राइम को डील करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी एक क्रिमिनल लॉ है। नार्कोटिक ड्रग सब्सटेंस एंड साइको ट्रैफिक एक्ट, जिसके थ्रू ये बॉर्डर पे ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं, यस नो, ये भी क्रिमिनल लॉ है। अब आप इस एग्जाम्पल को किसी कोने में रखिए अपने दिमाग के, और मेरे साथ आइए शुरू करिए सिविल और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है आखिर ये सिविल और क्रिमिनल लॉ। लिखना है आपको? लिख लोगे पहले? तो बेटा लिख लो जल्दी। डन? जितने बच्चे सिविल लॉ लिख चुके हैं, अगर उन्हें क्रिमिनल लॉ भी लिख लेना है तो लिख लो बेटा, ताकि मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इस नोट्स को वैसे तो मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप वहां से भी लिख सकते हो अगर कोई चीज छूट गया तो। स्टिल अगर आपको ये नोट्स मुझसे मांगना हो तो मांग भी सकते हो व्हाट्सएप पे हाय लिख के। क्या लिख के? हाय। नंबर 99 53 050 954। डबल 9953050954 9953050954। नेम, हाँ बेटा, बस इंस्टीट्यूट नेम और अपना नाम। ये आपका क्रिमिनल लॉ। डन? बोलो, हो गया? क्या लगता था आपको? ये सब बातें जाननी जरूरी नहीं थी आपको? ये जाननी
उतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपके एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है, शायद उससे भी ज़्यादा। इन सब चीज़ों के बिना अगर आपने लॉ पढ़ना शुरू किया, याद रखिए आप अपने आप को चीट कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं। अभी आपको कुछ चीज़ें और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। जल्दी करो बेटा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जाके घर पे बाद में लिख लेना। तू मेरी मतलब नहीं समझ रहा। एंड वाई आई यूज द वर्ड स्क्रीनशॉट, अभी मैं ये भी बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अबे नालायको, ये ऑनलाइन वालों के लिए है, आप लोग ऑब्वियसली से छापो। अब क्या मैं बोलूं यहाँ पे जी छापो, छापो नहीं बोल सकता ना, ऑब्वियसली टेक अ स्नैप, नाउ दिस इज ओके। जल्दी करिए। क्या बेटा? इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट में फर्क है। देखिए बेटा, इनेक्टमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन आपका लॉ बनके तैयार हुआ था। आई रिपीट, इनेक्टमेंट डेट वो डेट है जिस दिन आपका लॉ बनके तैयार हुआ था। कमेंसमेंट डेट वो डेट है जिस दिन वो पब्लिक पे एप्लीकेबल हुआ। इस बात को मैं थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करूंगा लास्ट पॉइंट में, आप निश्चिंत रहिए। मैं जब बताऊंगा ना प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, मैं आपको वहां पे ये पॉइंट फिर से रिपीट करूंगा। सुनिए, अब प्लीज आप मेरी बातों को समझ लीजिए। देखो बेटा, आज के बाद आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में सिविल लॉ का मतलब क्या होता है, तो एक बात तो याद रखिए कि सिविल लॉ चाहे कुछ भी होता हो, लेकिन ये क्राइम, कम ऑन रिपीट करो एवरीवन, ये क्राइम। याद रखना बेटा, सिविल लॉ यानी सिविल ऑफेंस, नो डाउट वायलेशन ऑफ लॉ तो होता है। मैं बात कर रहा हूं सिविल ऑफेंस, वायलेशन ऑफ लॉ होता है, बट याद रखना इसका इफेक्ट केवल और केवल इंडिविजुअल को होता है, इसका इफेक्ट ग्रुप को होता है, इसका इफेक्ट कभी सोसाइटी एट लार्ज को। कम ऑन रिपीट करिए, सिविल ऑफेंस ओनली इंपेक्टेड टू इंडिविजुअल और टू द ग्रुप बट नॉट टू द सोसाइटी एट। जब भी हमारे देश में कोई सिविल ऑफेंस होती है ना, तो उस सिविल ऑफेंस में बेटा इंपैक्ट केवल इंडिविजुअल को होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट कभी सोसाइटी एट लार्ज को नहीं होता। बच्चा कह रहे सर एग्जांपल दोगे? हाँ एग्जांपल दूंगा मैं इसका। मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर श्याम ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, क्या इसका इंपैक्ट मोहन पे आएगा? क्या इसका इंपैक्ट सोहन पे आएगा? क्या इसका इंपैक्ट आप लोगों पे आएगा? क्या इसका इंपैक्ट मेरे पे आएगा? हम लोग तो खामखा हैं का। याद रखिएगा, सिविल ऑफेंस वायलेशन ऑफ लॉ होता है, लेकिन याद रखना इसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पे ना होकर रिस्ट्रिक्ट होती है, या तो इंडिविजुअल पे नहीं तो ग्रुप पे। प्रॉपर्टी मैटर, मिस्टर राम की प्रॉपर्टी श्याम ने ली, अपने को, सानू की, अपने को क्या लेना देना इससे? मैं अपनी वाइफ को तलाक ले रहा हूं, आप आके कह रहे हो कि सर सुनो, नहीं तलाक मत लो सर, क्या बात कर रहे हो, मन लगने का बहाना था, चला जाएगा। तलाक अगर 1 साल बाद होनी हो मैं आज ही ले लूंगा। भाई मैं अपनी वाइफ को तलाक दे रहा हूं, तेरे को क्या? इसका इंपैक्ट क्यों? यानी मैट्रिमोनियल मैटर्स, ये मैट्रिमोनियल मैटर्स भी आपका कौन सा है? सिविल लॉ है। यस और नो? अब याद रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट है सिविल लॉ को लेकर। एक बात और याद रखिएगा जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, अगर बेटा कोई सिविल वायलेशन ऑफ लॉ होती है ना, वहां पे कोई पुलिस एफआईआर नहीं होती। इस बात को समझ लेना आज के बाद। आपने देखा होगा कि जैसे ही तुम कोई हल्के फुल्के डिस्प्यूट्स क्रिएट करते हो, वहां धमकी देने के लिए लोग पुलिस को बुला लेते हैं और तुम डर जाते हो, पहली बात। दूसरा, आपने देखा होगा कि तुम बातचीत करना शुरू किए हो, दुकान पे हल्के फुल्के से झगड़े टाइप हो गए, पुलिस अगर रास्ते से जा रही वहां पे रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको पैसा ऐंठना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सारी पुलिस वालों की बात मैं नहीं कर रहा। हमारे देश की पुलिस अथॉरिटी एक रेपुटेड अथॉरिटी है बेटा, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। वो आएंगे, आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि गाड़ी में बैठ जाओ, वो आपसे नाम पूछने लगेंगे। याद रखिएगा,
अगर सिविल डिस्प्यूट है और वहां पे पुलिस अथॉरिटी आ गई आपके सामने, तो तुम डायरेक्ट जाना पुलिस के पास। किसके पास? और बोलना कि भाई सुन, तू क्या करने आया यहां पे? कुछ भी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तेरा क्या, तू बस वही काम खा, तू जा भाई, तेरा क्या रोल है यहां पे? याद रखना, सिविल मामला कोर्ट से सेटल होता है, पुलिस से सेटल नहीं होता। पुलिस इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, पुलिस इज नॉट अ जज, जो कुछ पुलिस ऑफिसर बनने की कोशिश करते हैं। जिस दिन एक रिट पिटीशन उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ फाइल कर दी गई ना, वर्दी उतर जाएगी। लेकिन आप लोग एक्शन नहीं लेते हो, जिसका खामियाजा अल्टीमेट आपको ही भुगतना पड़ता है। एनीवे, पुलिस एफआईआर सिविल मामला में नहीं होता है। लास्ट, पार्टी केवल कंपनसेशन पे करती है, जेल जाने की नौबत याद रखिएगा। अगर आप सिविल डिफॉल्ट करते हो ना, तो इंजर्ड पार्टी को आप केवल कंपनसेशन देते हो। इंजर्ड पार्टी आपको कभी जेल की हवा, जैसे बेटा इसका एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी मैटर एक्सेट्रा। हालांकि मैं इसमें एक टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा, सिविल मामले में अगर आप जेल चले जाओ ना, तो इसको डिफॉल्ट सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका एग्जांपल मैं दूं तो आपने देखा होगा कि अगर आप विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ते हो तो टीटी आपसे पहले पैसा मांगता है, और जब आप पैसा देने से मना करो तो आरपीएफ को बुला के आपको गिरफ्तार करवा लेता है। देखा है आपने? मामला सिविल था विदाउट टिकट, बट आपने फाइन देने से मना किया तो डिफॉल्ट सेंटेंस के थ्रू आपको जेल भेज दिया जाएगा। बट वो डिफॉल्ट सेंटेंस है, हमेशा आपको जेल नहीं भेजा जा सकता सिविल मामले में। डिफॉल्ट सेंटेंस का मतलब आपसे मांगा गया सिविल कंपनसेशन, यानी ये कंपनसेशन मांगा गया और आप कह रहे हो नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा तो जेल चल। बट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू पे द कंपनसेशन, नॉट टू द जेल। यस नो? क्रिमिनल मामला बिल्कुल ऊपर से अगेंस्ट में है। मैंने आपको बोला था कि वो क्राइम नहीं है, ये ज्यादा रायता फैलता है इसमें। उसमें इंडिविजुअल इंपैक्ट हो रहा था, इसमें रेप, किडनैपिंग, मर्डर। याद रखना बेटा, हमारे देश में जब क्राइम होती है उसका विक्टिम इंडिविजुअल होता है। रिपीट करो, बट इफेक्टेड पार्टी पूरी सोसाइटी हो जाती है। इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। निर्भया केस को देखिए, विक्टिम एक ही थी ना, निर्भया। गैंगरेप किसके साथ हुआ था? निर्भया के साथ। बट इफेक्ट पार्टी पूरी कंट्री थी, पूरा देश था। अगर पूरा देश इसका इफेक्टेड नहीं होता तो ये कैंडल मार्च की क्या जरूरत थी? पूरा देश एक रोड पे आ गया था। यस नो? इंपैक्टेड पार्टी पूरी सोसाइटी होती है क्रिमिनल मामले में। नेक्स्ट, पहला इंस्टांस होता है स्टार्ट करने का प्रोसीडिंग कि आप पुलिस एफआईआर करिए। आपके साथ अगर कोई क्रिमिनल केस हो, सबसे पहला तरीका जस्ट कॉल टू द पुलिस। जस्ट कॉल टू द पुलिस। क्रिमिनल केस में पुलिस एफआईआर होती है, सिविल मामले में पुलिस एफआईआर। पार्टी को इंप्रिजनमेंट भी सफर करना पड़ सकता है कंपनसेशन देने के अलावा। क्रिमिनल मामले में आपको जेल वगैरह भी हवा खानी पड़ सकती है। यस और नो? सिविल मामले में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल, रेप, मर्डर, मिसकैरेज एक्सेट्रा। व्हाट डू यू मीन बाय मिसकैरेज? अबॉर्शन, प्रेगनेंसी अबॉर्शन, ये भी अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है। कम ऑन, तेजी से रिपीट करें। देश में कानून कितने तरीके के? ना, पूरे कानून 2 तरीके, देश में 3 तरीका, नेशनल, इंटरनेशनल। नेशनल का फर्दर 3 तरीका, क्रिमिनल, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल। लॉक करें, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। और ये हल्का सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस ये कंप्लीट ही होने वाला है। सवाल ये पैदा होता है, सर हमारे देश में कानून बनाता कौन है? बेटा लिखो मत, बाद में मैं इसको पीडीएफ दे दूंगा, ये टाइम कंज्यूम करेगा। मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ दे दूंगा, आप मेरे को मैसेज भेजना, मैं इसका रिटर्न पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से लिख लीजिएगा। समझ लो पहले, ठीक है? लेकिन याद रखना, नालायको लिख लेना, ये नहीं कि हाँ हाँ सर लिख लेंगे बस, उसके बाद बस रात गई बात गई, ये मत करना। प्लीज लिख लेना, प्लीज लिख लेना। सवाल ये पैदा होता है कि सर एक बात बताओ, आखिर ये कानून बनाता कौन है? ये बच्ची अभी मेरे को मैसेज भेज रही है, अबे तुमने हिंदुस्तानी भाव को सुना है? रुको जरा, सब्र करो। अथॉरिटी टू मेक लॉ। सर हमारे देश में आखिर कानून बनाता कौन है? आपने हमें यह तो बता दिया कानून का मतलब क्या, आपने हमें यह भी बता दिया कानून एथिक्स में फर्क क्या, आपने हमें यह भी बता दिया कि कानून कितने तरीके के होते हैं, कौन बनाता है सर ये कानून? तो आपने सुना होगा 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मजबूत 3 स्तंभ। हालांकि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, लेकिन चौथा बेटा मीडिया है, बिक गई है वो, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करता। देखा होगा आपने डिबेट में, जैसे कांग्रेस वाला बीजेपी से कुछ सही बातें
मतलब ठीक ठाक बातें बोलने की कोशिश करता है, प्यार मोहब्बत की, एंकर जो बीच में बैठा रहता है बेटा उसको चुप करा देता है। किसको? कांग्रेस वाले को। बीजेपी वाले से गाली दिलवा देता है कांग्रेस को, और कांग्रेस वालों से बोलता है कि ये आपको गाली दे रहे हैं, बताइए आप क्या कहते हैं। भाई वो भी गाली देगा, आप क्या करेगा, उसका काम यही है बस गाली दिलवाना। तो इसलिए मीडिया बिक गई है, मैं उसकी बात ही नहीं करता। तो मैं 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। लोकतंत्र, ऑब्वियसली इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री, उसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। याद रखिएगा हमारे देश में कानून बनाने का काम इन्हीं तीनों बॉडी का होता है। पहला बेटा लेजिस्लेचर है, दूसरी एग्जीक्यूटिव है, तीसरा जुडिशरी है। कम ऑन रिपीट करो, क्या? पहला, दूसरा, तीसरा। याद रखिएगा हमारे देश में कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। किसका है? लेजिस्लेचर इज अथॉरिटी हु लेजिस्लेट द लॉ, हु मेड द लॉ, हु मेक द लॉ। यस नो? लेकिन कानून बन जाना डज नॉट मीन कानून का इंप्लीमेंट हो जाना। कानून बनाने से अगर कानून का इंप्लीमेंट हो गया होता तो ये राकेश टिकैत आज बॉर्डर पे जाके हंगामा नहीं कर रहा होता। कानून बनाना और सोसाइटी में इसको इंप्लीमेंट करना बेटा ये दोनों अलग अलग चीज है। कानून हमारे देश में बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, तो लेजिस्लेचर बेटा कानून बनाता है, और कानून बनाने के बाद उस कानून को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी का है। किसका है? कम ऑन। कानून बना और कानून इंप्लीमेंट हुआ, क्या डिस्प्यूट हो सकते हैं? यस, डिस्प्यूट तो हो सकते हैं। उस डिस्प्यूट को सेटल करने का काम जुडिशरी का है। कम ऑन रिपीट करिए, क्या? रिपीट करिए फिर से, क्या? तो कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर, कानून को इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव, और अगर कोई डिस्प्यूट हो उसको सेटल करने का काम यानी एडजुडिकेट करने का काम जुडिशरी। अब लगे हाथ समझ लीजिए। आपने सुना होगा कंपनी लॉ, फिर आपने सुना होगा ना कंपनी एक्ट, फिर आपने सुना होगा ना कंपनी रूल्स। तब तक कोई आता है हरामी और वो कहता है ना सैल्मन वर्सेस सैल्मन। अब आपको समझ ही नहीं आता कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। पता है आपको, ये बातें लोग फाइनल तक में चले जाते हैं, ये बात पता नहीं होती कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द कंपनी लॉ एंड द कंपनीज एक्ट। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन लॉ एंड द एक्ट। समझिए, हमारे देश में लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है ना उसको बेटा कहा जाता है एक्ट। हमारे देश में एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाती है, आप बोलोगे पागल हो गए हो क्या, आपने तो अभी बोला एग्जीक्यूटिव कानून को इंप्लीमेंट करती है। अरे मेरे भाई, कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए भी कानून बनाया जाता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी में डायरेक्टर आए और वो अपने पास एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रखें। यह काम कंपनी एक्ट का कहने का था, बट वो डिन नंबर में कैसे लूं, यह बात कंपनी रूल्स में लिखी गई है। तो कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए भी कानून बनाया जाता है। आपने देखा होगा डीएमआरसी में भीड़ बढ़ जाती है तो बैरिकेडिंग कर देते हैं। क्या बैरिकेडिंग करना ये एक्ट में लिखा है ना, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी ने डिसाइड किया है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कानून को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो कानून बनाती है उसे कहा जाता है। और अगर कोई डिस्प्यूट हो और कोर्ट जब सेटलमेंट करता है उसको कहा जाता है जजमेंट। क्या कहा जाता है? और याद रखिएगा इस बात को कि सबको मिलाकर, कम ऑन, क्या सबको मिलाकर कहा जाता है लॉ। इसीलिए तुम्हारे सिलेबस में है कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, नॉट कंपनीज एक्ट। अगर वो कंपनीज एक्ट होता ना तो आपके सिलेबस में फिर जजमेंट नहीं होता, फिर आपके सिलेबस में रूल्स नहीं होती। लेकिन अपने को सब पढ़ना है, सेक्शन भी पढ़ना है, रूल्स भी पढ़ना है, जजमेंट भी पढ़ना है। यस तो इसीलिए सिलेबस का नाम है लॉ। क्या नाम है? लेकिन सवाल घूम फिर के वही आता है कि सर सुनो, आपने बोल तो दिया कि हमारे देश में कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। कौन है लेजिस्लेचर? ये कौन है सर? ये लेजिस्लेचर कौन? हम मान गए कि लेजिस्लेचर कानून बनाता है, लेकिन ये कौन है लेजिस्लेचर? हमारे देश में बेटा लेजिस्लेचर का काम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लोग, आपको बहुत लोग समझाएंगे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है 2 लोग, लोअर हाउस अपर हाउस। गलत है ये। पार्लियामेंट का मतलब 3 लोग। रिपीट करिए सभी लोग, पार्लियामेंट का मतलब प्रेसिडेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस। हमारे देश का भी फिलहाल प्रेसिडेंट है बेटा रामनाथ कोविंद साहब। 25 जुलाई 2017 में हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे ये।
लोअर हाउस का दो नाम और है, लोकसभा भी इसे कहा जाता है और हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। पहली बात तो कि ये जो पीडीएफ में दूंगा, इस पीडीएफ को लिख लेना तुम। अभी मैं लिखने के लिए मना सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। मैं हल्का सा हिंट देते हुए आगे बढ़ता हूं कि हाउस ऑफ पीपल इसीलिए कहा जाता है बेटा लोकसभा को, क्योंकि यहां पे जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं वो लोग बेसिकली लोगों के द्वारा सिलेक्ट करके जाते हैं। ये जो आप लोग जिताते हो ना वोट देकर, वो लोग जाके लोकसभा में बैठते हैं, लोअर हाउस में। और अपर हाउस इसको कहा जाता है राज्यसभा और इसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट इसीलिए कहा जाता है बेटा, उसके पीछे का कारण है कि यहां पे हम लोगों के द्वारा चुने हुए लोग नहीं जाते। पार्टी खुद, जो पार्टी हम चुन के रूलिंग पार्टी में भेजते हैं, अपोजिशन में भेजते हैं, वो पार्टी इनमें से इलेक्ट करके सिलेक्ट करके भेजती है। जैसे बेटा सचिन तेंदुलकर, ये राज्यसभा सांसद हैं, तो क्या ये जीत कर आए हैं? ना, इनको नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। आप अमिताभ बच्चन की वाइफ कौन है? जया बच्चन, जीत के नहीं आई, उनको नॉमिनेट करके भेजा गया, इसलिए इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। लॉक करें। लोअर हाउस में टोटल 543 लोग बैठते हैं, राज्यसभा में टोटल 250 लोग बैठते हैं। ये 250, 543 प्लस रामनाथ कोविंद साहब, यही लोग हमारे देश में पार्लियामेंट बोले जाते हैं, यहीं पे हमारे देश का कानून बनता है। इंडिया गेट गए हो? कितने बच्चे इंडिया गेट गए हैं? जितने बच्चे इंडिया गेट गए हैं उन्होंने देखा होगा कि वहां पे बोटिंग होती है। गए हो बोटिंग करने? बेटा कोई साथ में है ही नहीं तो जाएं किसके साथ? सर अकेले थोड़ी बोटिंग करना है, साथ में कोई है ही नहीं, या साथ में बोटिंग करने वाला काट कर चला गया है, कहां से जा सकते हैं? अगर आप बोटिंग देखे हो, इंडिया गेट पे बोटिंग होती है, आप देखिएगा उस बोटिंग के पास में, जब बोटिंग जहां पे होती है ना, इंडिया गेट से जब बड़ौदे हाउस की तरफ आप निकलोगे, उस वाले रास्ते में बोटिंग होती है। उस बोटिंग पे आप जाना और बोटिंग के पास से देखना, आपको अशोक राजपथ दिखेगा, जहां पे 26 जनवरी को परेड होता है। वहां पे लोग आइसक्रीम बेचते हुए नजर आएंगे। वहां पे जाना और उस अशोक राजपथ पे ऐसे खड़े हो जाना, देखना लोग पीछे से तुम्हें बोले कि पागल तो नहीं है, देखना, और एकदम सामने देखना, तुम्हें सामने एक बिल्डिंग नजर आएगी जिसे प्रेसिडेंट हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और उसके इस तरफ है राज्यसभा, इस तरफ है लोकसभा। हमारे देश का कानून उन्हीं तीनों बिल्डिंग में बनता है। लॉक करें। पार्लियामेंट का हमारा मुखरा ये कुछ इस तरीके का है, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बोलो। अपर हाउस। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, इनकी वेबसाइट भी है बेटा, लेकिन मैं उस वेबसाइट पे नहीं जा रहा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ तो 245 दिख रहे हैं, बेटा याद रखिएगा नॉमिनेट भी होते हैं। 250 इनकी टोटल कैपेसिटी है, करेंट कैपेसिटी 245 की है, टोटल कैपेसिटी 250 की है। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब बात बताने का अभी हमारे पास वक्त नहीं है, और ना ये आपके लिए जानना जरूरी भी है, ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। यहीं पे हमारे देश का कानून बनता है। सवाल है सर कानून को इंप्लीमेंट कौन करता है? तो देखो बेटा, हमारे देश में कानून को इंप्लीमेंट किया करती है सरकारें। क्या? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन थिंक अबाउट इट, एक मोदी किसको किसको संभालेंगे? ऑब्वियसली नहीं संभाल सकते, तो उन्होंने डेलीगेशन ऑफ पावर किया है। क्या किया है? जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। हमारे देश में अलग अलग मैटर्स को हैंडल करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है। जैसे हमारे देश में डिफेंस को हैंडल करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री है, नॉर्मल मैटर्स के लिए गृह मंत्रालय है। हमारे देश में कॉर्पोरेट सेक्टर को देखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मर्ज हो चुकी है। कांग्रेस के टाइम में बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये दोनों अलग अलग थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टैक्स के मामले को देखता था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी के मामले को देखता था। इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाऊं तो कांग्रेस के टाइम में सचिन पायलट ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पी चिदम्बरम साहब के हाथ में था। लेकिन याद रखिए, जब मोदी सरकार 2014 में आई तो उनका एक नारा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कम सरकार लेकिन ज्यादा शासन। उसके तहत इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को मर्ज कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और आज हमारे देश में निर्मला सीतारमण जी ये देश की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी। तो आप लोग तो CS, CS, CMA के बच्चे हो ना, तो मैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। याद रखिए, कंपनी लॉ में जहां भी वर्ड आए सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन? लेकिन एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या पूरे देश को संभाल लेगी? ना। तो हमारे देश को 7 रीजन में बांट दिया गया है। कितने रीजन में? नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, एज सो ऑन। हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे काम करने वाले 7 रीजनल डायरेक्टर हैं। क्या बेटा?
ये सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे एमसीए, एमसीए के नीचे रीजनल डायरेक्टर। तो क्या 7 रीजनल डायरेक्टर पूरे देश को संभाल लेंगे? ना। तो उस रीजनल डायरेक्टर के नीचे अपॉइंट किया गया है आरओसी को। किसको? कमान, जिसको तुम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कहते हो। जानते हो कंपनी लॉ में मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा कि आरडी के पास एप्लीकेशन दो, आरओसी के पास एप्लीकेशन दो। ये कौन है आरडी आरओसी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। कौन है बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आरओसी का जहां तक सवाल है, हमारे देश में टोटल अभी तक सिर्फ 22 आरओसी हैं। अब आप बोलोगे 22 आरओसी? हाँ सर, बट स्टेट तो 29 है सर, 7 यूनियन टेरिटरी है, यही सब लोग संभालते हैं। जनरल रूल यह है आरओसी का, 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 आरओसी। यह जनरल रूल है कि हर स्टेट का अपना एक आरओसी होगा जो पूरे स्टेट को संभालेगा। लेकिन किसी स्टेट में काम कम तो किसी स्टेट में काम, इसके हिसाब से हो सकता है कि 1 स्टेट इज इक्वल टू 2 आरओसी, बट और यह भी हो सकता है कि 2 आरओसी इज इक्वल टू, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया है आपको। 1 स्टेट 2 आरओसी। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए। महाराष्ट्र स्टेट तो एक है लेकिन आरओसी 2 हैं। एक बैठता है मुंबई में, एक बैठता है आरओसी मुंबई या आरओसी पुणे, हालांकि स्टेट महाराष्ट्र है। बट बेटा 2 आरओसी 1 स्टेट का अगर एग्जांपल लेना है, दूर जाने की जरूरत नहीं। आपका जहां पे इंस्टीट्यूट है विद्यास्थल, दिल्ली और हरियाणा, स्टेट 2 है लेकिन आरओसी एक ही है, जो गुरुगांव में बैठते हैं। दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मानेसर। गुरुगांव मानेसर का नाम सुना है? वहीं पे बेटा इनकी ऑफिस है। जहां तक सवाल है जजमेंट को लेकर, हमारे देश में जजमेंट देने का काम बेटा कोर्ट और ट्रिब्यूनल का है। कम ऑन रिपीट करिए, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उसके नीचे हाई कोर्ट आती है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पूरे देश का सिर्फ एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसलिए उसे कहा जाता है अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला पूरे देश पे एप्लीकेबल होता है। हाई कोर्ट पे दिया गया फैसला सिर्फ रेस्पेक्टिव स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दिया हुआ फैसला सिर्फ रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट पे एप्लीकेबल होता है। हालांकि इस कोर्ट के अलावा हमारे देश में कुछ ट्रिब्यूनल्स भी हैं, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल्स हमारे देश में स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सिर्फ कंपनी लॉ के मामले को देखेगी, इंसॉल्वेंसी के मामले को देखेगी, कंपटीशन के मामले को देखेगी। साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल बेटा साइबर क्राइम्स को देखेगा, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, चीटिंग एक्सेट्रा। यस नो? तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। ये हमारे देश में बेटा लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। इसमें कोई शक आपको? लास्ट टॉपिक ऑफ योर इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। सर हमारे देश में बनता कैसे है लॉ? देखो बेटा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं जब ये लॉ मेकिंग प्रोसेस का क्लास लेता हूं ना, खास करके एलएलबी बच्चों का, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस को मैं कम से कम 18 से 19 घंटे में समझाता हूं। हमारे देश में लॉ मेकिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, इन सबको एनालिस करके उसके बाद बच्चों को बताओ तो मजा आए। लेकिन उतना डिटेल में आपको देना नहीं चाहता एक्चुअली, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। देखिए जहां जहां जरूरत है मैं वहां पे हर चीज आपको दूंगा, लेकिन जो जरूरत नहीं है वो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में लॉ मेकिंग प्रोसेस को अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेटा 5 प्रोसेस हैं हमारे देश में कानून बनाने के। कम ऑन रिपीट करिए, कितने प्रोसेस? ट्रस्ट मी, सारा कुछ मैंने कवर कर दिया इसमें। ट्रस्ट मी, सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है। सुनिए, पहले कानून बनता है, पहले सिचुएशन आती है। तो हमारे देश में कानून बनाने का सबसे पहला प्रोसेस होता है कि सिचुएशन अराइज होगा। कम ऑन, क्या? यानी पहले रायता फैलेगा। रिपीट करो। लेकिन एक बात याद रखिए, हर रायता को समेट देने वाला एक ही बंदा हो ऐसा जरूरी? इसके लिए हमारे देश में बहुत सारी मिनिस्ट्री है। तो जिस मिनिस्ट्री के तहत, जिस मिनिस्ट्री के अंदर जो रायता फैला हुआ है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई सिचुएशन अराइज हुई है, डिफेंस में कोई सिचुएशन अराइज हुआ है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री उस पर कानून बनाएगी, ड्राफ्ट करेगी लॉ को। हमारे देश के कंपनी को लेकर कानून बनाना है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स उस पर लेकर ड्राफ्ट करेगी। हमारे देश के कोई नॉर्मल इशू हैं, बिजनेस वगैरह, ट्रेड वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, या कोई नॉर्मल इश्यूज हो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वगैरह बनाएगी। ट्रेड हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाएगी। हमारे देश में बहुत सारी मिनिस्ट्री है बेटा, याद रखिए। यह सिचुएशन जिस मिनिस्ट्री को टच करता हो वो मिनिस्ट्री बेटा एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार करेगी। क्या तैयार करेगी? और ड्राफ्टिंग कमेटी में रखेगी एक्सपर्ट लोगों को। किसको रखेगी? और उन एक्सपर्ट लोगों को कहा जाएगा कि सुनिए आप प्लीज एक बिल तैयार करिए, यानी इस रायते को, जो सिचुएशन अराइज हुआ है उस रायते को समेटने के लिए लॉ तैयार करिए। वो लॉ को कहा जाएगा बेटा बिल। कम ऑन रिपीट करिए, क्या कहा जाएगा? तो सिचुएशन अराइज हुआ, रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और बोला कि तू बिल ड्राफ्ट कर। बिल ड्राफ्ट करने के बाद
उस बिल को याद रखिए आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाएगा, बट दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास किया जाएगा। रिपीट करो इस वर्ड को, बिल बनाने के बाद उसको आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाएगा, बट बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। इसका मतलब यह कि जब आप बिल बना लिए हो तो आप उसको पहले अपर हाउस में रखोगे, बाद में लोअर हाउस, या पहले लोअर हाउस बाद में अपर हाउस, मुझे उससे कोई लेना देना। बट एक बात याद रखिए, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से बिल को पास होना चाहिए। कम ऑन, यस नो। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, वो है मनी बिल। क्या है बेटा? मनी बिल को राज्यसभा में रखने की जरूरत नहीं होती। अब प्लीज तुम ये मत पूछना कि सर ये क्या है, तुम्हारा सिलेबस मुझे अलाउ नहीं करता। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि बेटा ये जो सालाना बजट आता है, आपने देखा होगा बजट केवल लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में नहीं जाता, वो मनी बिल है। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। लॉक करें? बोलो यस नो। तो ये बिल जो ऊपर में ड्राफ्टिंग कमेटी ने बिल तैयार किया है, वो बिल को आइदर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखिए, लेकिन दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास करिए। और जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से बिल पास हो जाएगा तो वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना देंगे मुहर, अपना कंसेंट। क्या देंगे? अपना। याद रखना नालायकों, जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट मिलता है उसको कहा जाता है इनेक्टमेंट डेट। क्या कहा जाता है? और उस दिन ये बिल बन गया एक्ट। क्या उस दिन ये बिल बन जाता है? आपने ये बोला था ना बिल, ये बिल उसी दिन बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, बिल का एक्ट बन जाना डज नॉट मीन सोसाइटी पे एप्लीकेबल हो जाना। सोसाइटी पे एक्ट एप्लीकेबल होता है जब उसको पब्लिश कर दिया जाता है। कहां पे? और जिस दिन ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है उसी दिन को कहा जाता है कमेंसमेंट डेट, और उसी दिन से ये पब्लिक बाइंडिंग होना कानून शुरू हो जाता है। सवाल ये होता है कि सर ऑफिशियल गजट क्या है, किस कुत्ते का नाम है? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो बेटा याद रखिए, हमारे देश में एक वेबसाइट है बेटा, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, egazette.nic.in। यही वो वेबसाइट है जहां पे हमारे देश में किसी भी कानून को बेटा पब्लिश कर दिया जाता है। और जिस दिन इस वेबसाइट पे हमारे देश के किसी भी एक्ट को पब्लिश कर दिया जाता है उसी दिन से बेटा इस कानून को पब्लिक बाइंडिंग करना शुरू कर दिया जाएगा। यस नो? देखिएगा, बिल्स एंड एक्ट्स, हर कानून को यहां पे पब्लिश कर दिया जाएगा। यही है गजट ऑफ इंडिया। लॉक करें? तो कमेंसमेंट डेट और इनेक्टमेंट डेट आपको आइडिया लग गया होगा। लॉक करें क्या? और यहां पे आपका खत्म होता है ये लॉ का इंट्रोडक्शन। एक बात याद रखिए, मुझे 2-3 चीजें आपसे और भी डिस्कस करनी थी, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे एक्ट, लॉ, रूल्स, जजमेंट क्या होता है मैंने बता दिया, लेकिन सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज मैंने नहीं बताए। लेकिन जब मैं ये चैप्टर शुरू करूंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों सेक्शन 2 के साथ क्लॉज और बाकी सारे सेक्शन के साथ सबसेक्शन बोला जाता है। लेकिन ये बातें जब मैं चैप्टर आपके साथ शुरू करूंगा तब मैं समझाऊंगा, जब वो टॉपिक आएगा तो। लॉक करें क्या? मेरा ये मानना है कि अगर आपको इतनी सारी बातें पता चल गई है तो ट्रस्ट मी बेटा, आप लोग मेरे साथ लॉ पढ़ने के लिए तैयार हो। कम ऑन, रिपीट करो, लॉ पढ़ने के लिए। इतनी बात जानने के बाद आप मेरे साथ लॉ पढ़ने के लिए तैयार हो। मिलिए नेक्स्ट क्लास में। मैं आपके साथ शुरू करता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। क्या शुरू करता हूं? आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा।